तो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। पूरा चैप्टर 3 पोर्शन में डिवाइड है, जिसमें से 2 पोर्शन अम्ल और क्षारक साथ साथ चलेंगे और 1 पोर्शन आएगा लवण का, है ना। तो पहला पोर्शन जो है वो अम्ल और क्षारक के बारे में है। इसमें हम ज्यादा बेसिकली हम ये देखेंगे कि सूचक क्या होते हैं। इसके पहले मैं ये आपको बताऊं, आगे बढ़ताऊं, उसके पहले एक और स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ। वो स्लाइड है इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 2 सेकंड दीजिए मुझे, 2 सेकंड तो नहीं, 2 मिनट दीजिए। ओ भाई, चैप्टर 3, इसको मैं खोल लेता हूँ पेंट स्क्रीन पर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, है ना। अम्ल मतलब एसिड, क्षारक मतलब बेस और लवण मतलब सॉल्ट, है ना। सॉल्ट, हाँ वही सॉल्ट है जो टेबल सॉल्ट हम खाते हैं ना, वो उसी तरह का सॉल्ट है। वो भी हमारा जो टेबल हम नमक खा रहे होते हैं वो भी एक प्रकार का लवण है, सॉल्ट है ना, इसलिए उसको सॉल्ट बोलते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं होगा, जो हम बोलते हैं ना सॉल्ट, नमक को सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन बेसिकली बहुत सॉल्ट की कैटेगरी बहुत सारी होती है, बहुत सारे लवण हमारे आसपास मौजूद हैं, है ना। उसके बारे में देखेंगे। अम्ल, क्षारक और सूचक। अम्ल तथा क्षारक सूचक के बारे में सबसे पहला टॉपिक आएगा। और इसमें से जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने मार्किंग नहीं की हुई है कि कितने मार्क्स का आएगा इस चैप्टर में से, क्योंकि अब जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मार्किंग। हालांकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें से, लेकिन अब जो है वो पैटर्न इस साल थोड़ा सा चेंज होगा, तो हमको टॉपिक पे, सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ये चैप्टर बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस आती हैं बहुत सारी, है ना। और वो रिएक्शन केवल आपको जो सामने बोर्ड पर दिख रही है ना, बस इतनी रिएक्शन है जितने टॉपिक में दिख रहे हैं आपको, है ना। और इससे ये जरूर हो सकता है कि इसके साथ हर एक टॉपिक के साथ 2 रिएक्शन हो सकती हैं, है ना, मैक्सिमम। तो ये कितने टॉपिक हैं टोटल? 5 और 4, 9, 5 4 9 और ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 रिएक्शन इसमें आती हैं। वो काम की रिएक्शन है और वही पूछी भी जा सकती है। बच्चों को बस 15-16 रिएक्शन रखने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, और नहीं जाएगी, देखना आप धीरे धीरे प्रैक्टिकली सब सीख सीख जाओगे। तो ये टोटल 6 टॉपिक हैं। पहला आएगा अम्ल तथा क्षारक के सूचक। सूचक के बारे में मतलब इंडिकेटर बोलते हैं जिसको, मतलब हम पता कैसे चलेंगे कोई पदार्थ सूचक अम्ल है कि क्षारक है, सूचक की सहायता से। अब सूचक जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, है ना। अम्ल और क्षारक दोनों के रासायनिक गुणधर्म, मतलब वो क्रिया कैसे कर सकते हैं, किन किन चीजों से कैसी कैसी क्रिया करते हैं अम्ल और क्षारक, है ना। अम्ल तथा क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे कि अम्ल और क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, केवल अम्ल की क्रिया, है ना। अम्ल की क्रिया हम किसके साथ देखेंगे? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी धातु कार्बोनेट क्या होते हैं और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अम्ल एवं क्षारक की आपस में अभिक्रिया, यदि एक अम्ल को हम क्षारक के साथ मिलाएंगे तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण की प्रोसेस बोलते हैं इसको, वही हम पढ़ेंगे भी। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, केवल अम्लों के साथ, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु जैसे मैग्नीशियम हो गई, मैग्नीज हो गई, सोडियम हो गई, उसके ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे के ऑक्साइड की अभिक्रिया के साथ क्या बनता है? क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की, ऊपर देखो धात्विक ऑक्साइड की बनी थी, और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करें तो ये हमको पता होना चाहिए धातु और अधातु क्या होती है। चैप्टर में बात करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया भी देखेंगे। फिर उसका तीसरा टॉपिक आएगा अम्ल एवं क्षारक में क्या समानताएं हैं, दोनों में वो क्या है, दोनों में समानता क्या है। तो आपने कल एक प्रैक्टिकल का वीडियो देखा था जिसमें हम कंडक्टिविटी देख रहे थे, हमने देखा था कि विद्युत का चालन करते हैं दोनों ही। बस यहाँ पर वही पॉइंट आएगा कि इन दोनों में क्या क्या समानता है, प्रयोग के माध्यम से आपको समझाएंगे। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता या पीएच पैमाना। अगर आप बोले मुझसे भैया इस टॉपिक में से सबसे 2 कोई महत्वपूर्ण टॉपिक बता दो जिसमें से एग्जाम में आ ही सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो वो बता दो, तो मैं सबसे पहला टॉपिक बोलूंगा पीएच पैमाना। 4 नंबर के हिसाब से पीएच पैमाना बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, लेकिन बहुत इजी भी है, आसानी से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई से टॉपिक है तो उनमें से पहला टॉपिक जो है वो है पीएच पैमाना। इसको मैं जो है वो 5 स्टार की कैटेगरी में रखूंगा। 5 स्टार मतलब कि बहुत आता है, बहुत बार पूछा गया है ना, इसलिए जरूरी है ये पढ़ना।
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीएच पैमाना। उसके बाद अगला पोर्शन शुरू हो जाता है, ये पहला पोर्शन खत्म हो जाता है यहीं पर, अगला पोर्शन शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं लवण परिवार, है ना। चैप्टर का नाम ही था अम्ल क्षारक और लवण। तीसरा पोर्शन शुरू हो जाता है लवण परिवार, जिसमें से हम 4 लवणों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। पहला लवण रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा रहेगा विरंजक चूर्ण जिसको हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर से शायद आप में से बहुत सारे बच्चे परिचित होंगे, गर्ल्स ज्यादातर परिचित होंगी। जब आप पार्लर में जाते हैं तो ब्लीच करने के लिए बोला जाता है आपकी स्किन को, तो वो साफ करने के लिए ब्लीच पाउडर का यूज किया जाता है। वही ब्लीचिंग पाउडर को देखेंगे हम बनाया कैसे जाता है, उसका फॉर्मूला ये होता है CaOCl2, है ना। तो ये देखेंगे हम। इसके बाद देखेंगे बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला उसका होता है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला होता है NaHCO3, है ना। इसके बारे में देखेंगे। और आखिरी देखेंगे धावन सोडे के बारे में। धावन सोडे के बाद एक छोटा सा टॉपिक आएगा, हालांकि 11 के अंतर्गत ये आता है, लेकिन इसको अलग से टॉपिक दे दिया गया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। दूसरा टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसको मैं सेकंड स्टार की कैटेगरी में रखूंगा, पीओपी। अगर हम लवणों का क्रिस्टलीकरण करवाते हैं, ये वाला जो टॉपिक है इसका सब टॉपिक है क्रिस्टलीकरण, है ना। क्रिस्टलीकरण के अंतर्गत आता है, ये क्रिस्टलीकरण का सब टॉपिक है पीओपी। क्रिस्टलीकरण जो है इसके अंतर्गत आता है पीओपी, क्रिस्टलीकरण, है ना, क्रिस्टलीकरण। और ये आखिरी लवण भी है लगभग आपकी बुक का। वैसे तो बहुत सारे लवण है, तो शायद आपने पीओपी के बारे में सुन रखा होगा बहुत बार, जब घर बनता है तो पीओपी के बारे में बात होती है। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, कई बच्चों में कंफ्यूजन रहती है इस बात की, पुट्टी और पीओपी दोनों ही अलग अलग चीज है। पुट्टी भी घर में यूज की जाती है, पुट्टी का यूज किया जाता है दीवारों पर कलर करने से पहले, दीवारों को चिकना बनाने के लिए। पुट्टी अलग होती है और पीओपी अलग होती है। पीओपी का फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, पुट्टी के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम पीओपी के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो डिजाइन होती है, आपने देखा होगा फैन जहाँ लगा हुआ रहता है वहां पर एक गोल कलर की डिजाइन बनी रहती है, गोला बना रहता है, वो पीओपी का बनता है। दरवाजों पे देखोगे आजकल सुंदर सुंदर डिजाइनें बनने लगी हैं, तो वो पीओपी की बनाई जाती हैं। इवन दो आपने कई बार सीलिंग देखी होगी, सीलिंग देखिए, सीलिंग क्या बोलते हैं जिसको वॉल सीलिंग बोलते हैं ना, जो आपने देखा होगा कई बार दुकानों में जाते हैं तो बहुत अच्छी छत जो है वो, अपने यहाँ छत कैसे दिखाई देती है, नॉर्मल कंक्रीट की जो रहती है ना, दुकानों में जाते हैं तो लाइट लगी रहती है छतों में, तो वो उसको बोलते हैं फॉल्स सीलिंग, है ना। तो वो फॉल्स सीलिंग क्या होती है, वो फॉल्स सीलिंग नॉर्मली पीओपी के बोर्ड से बनाई जाती है। पीओपी के बड़े बड़े बोर्ड आते हैं, उन बोर्डों को क्या करते हैं ऊपर छतों में लगा देते हैं, और उन बोर्डों में जो है वो लाइटिंग की व्यवस्था कर देते हैं, उसको बोलते हैं फॉल्स सीलिंग, और वो पीओपी के बोर्ड से बन रही होती है। तो पीओपी के कारण से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ऊपर से जब आपको चोट लग जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो जो प्लास्टर चढ़ता है ना, वो कुछ और कुछ नहीं है, वो पीओपी ही है। इवन तो आपने अभी गणपति जी की मूर्ति के बारे में भी सुन रखा होगा, तो गणपति जी की मूर्ति जो है वो पीओपी की भी ही बनाई जा रही थी, तो मूर्ति बनाने में भी उसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारी जगह पर किया जाता है पीओपी का। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पीओपी किस चीज से मिलकर बना हुआ रहता है और उसके गुण क्या होते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो उपयोग तो मैंने ज्यादातर अभी बता दिए। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले, बस ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जो कि मैं आपको पहले भी देख चुका हूँ, आज टेक्निकल दिया है ना, आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बात, वो पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक के सूचक कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वैसी चीज हैं जो कि हमें अम्ल और क्षारक पदार्थों के बारे में बता रहे हैं कि वह अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, है ना। ये सूचक मार्केट में बहुत सारी तरह से अवेलेबल हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ संश्लेषित सूचक होते हैं। दो प्रकार के सूचक पाए जाते हैं हमारे पास। सूचक क्या बताते हैं, पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, ये बताते हैं। दो प्रकार के सूचक हमारे पास मौजूद होते हैं, अम्लीय प्राकृतिक सूचक जो कि हमको प्राकृतिक रूप से मिल रहे होते हैं, और कुछ होते हैं संश्लेषित सूचक, मतलब कि वो हमने बनाए हैं, है ना। तो प्राकृतिक सूचक में कौन आता है, हल्दी जैसे हो गई, वो प्राकृतिक सूचक हो गई। लाल पत्ता गोभी का रस जो हो गया वो प्राकृतिक सूचक हो गया। तो ये सारे प्राकृतिक सूचक है। कुछ संश्लेषित सूचक भी होते हैं, जैसे कि फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन जो है वो संश्लेषित सूचक है। इसके बाद अगर हम वेनिला एसेंस की बात करें, वेनिला एसेंस भी संश्लेषित सूचक है, हमने बनाया है वो। और प्याज का रस अगर बात करें तो वो जो है वो प्राकृतिक सूचक है। इसी ये जो है वो जो जैसे देख रहे हो, वेनिला एसेंस हो गया या प्याज का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सभी आ जाते हैं गंधीय सूचक के अंतर्गत। इनको बोलते हैं गंधीय सूचक। ये क्या करते हैं, कई सूचक ऐसे होते हैं जो रंग में परिवर्तित करके जो है बताते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। कुछ होते हैं गंध चेंज करके बताते हैं, कुछ की गंध आती है,
एक गंध जो है वो मैं आपको कभी यदि आपके घर में सिरका रखा हुआ है तो सिरके की गंध देखिएगा। सिरका जब आप यूज कर ले तो आपके इस हाथ में से स्मेल आने लगती है। वही चीज स्कूल में भी आप एसिड यूज करोगे तो आपके हाथों में से स्मेल आने लगेगी। सेम चीज आप ध्यान रखिएगा इस बात को मेरी, जब गर्मी होती है और हम पसीने में तप रहे होते हैं या पसीना हमको आ रहा होता है तो आपकी बॉडी में से, आपके पसीने में से भी एक स्मेल आती है। कई बच्चों के साथ वो स्मेल जो है वो उस स्मेल से मैच करेगी जो एसिड वाली होती है। तो क्यों होती है ऐसा? क्योंकि हमारा जो फेस होता है या फिर हमारी बॉडी जो होती है वो जो पसीना कई कई लोगों के, सबके केस में ऐसा नहीं होगा लेकिन कई लोगों के केस में, मेरे केस में ऐसा होता था, जब मेरे को गर्मी में पसीना आता था तो मेरे चेहरे से वैसी स्मेल आती थी जैसे कि सिरके में से स्मेल आती है। तो वो पसीना एसिडिक होने के कारण से क्या होता है, हमारी त्वचा का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है ना। पसीने के कारण से वो और ज्यादा जो है वो दिक्कत होने लगती है। और यही कारण बनता है फेशियल प्रॉब्लम्स का, मुहासों का, है ना। आपके चेहरे की, आपका जो पीएच लेवल होता है जो कि अम्लता और क्षारीयता की प्रबलता बताता है, जो कि हम पढ़ेंगे भी, वो चेहरे की पीएच लेवल बना रहना चाहिए। तो मैं जब भी आपको पीएच लेवल बताऊंगा तो मुझे बताना, आप याद दिलाना भी आपने चेहरे के बारे में कुछ बताने के लिए बोला था। वहां जब आप पीएच लेवल पढ़ लोगे, पीएच पैमाना पढ़ लोगे, उसके बाद जो है वो इसके बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाओगे। लेकिन मुझे याद जरूर दिलाना उस बारे में। तो सूचक के बारे में और ज्यादा कुछ बात है नहीं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 3 परखनलियां दी गई हैं जिसमें से एक आश्वित जल। आश्वित जल होता है शुद्ध जल, भाप के द्वारा बना हुआ है। वो भाप के, पानी को गर्म करते हैं तो जो भाप बनती है ना, भाप को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं आश्वित जल। एवं शेष में से 2 में एक अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन रखा हुआ है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो प्रत्येक परखनली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? देखना, आपके सामने 3 परखनली रखे हुए हैं, एक में उदासीन जल रखा हुआ है, एक में अम्ल रखा हुआ है और एक में क्षार रखा हुआ है। तीनों जो है वो दिखने में एक जैसा है और आपको केवल और केवल लाल लिटमस पेपर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लाल लिटमस पेपर दिया जाता है। आपको बताना है कि वो जो लिटमस पेपर है उसकी सहायता से आपको बताना है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है और कौन सा पानी है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करने का काम करते हैं। इस चीज को आपको अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ ढंग से नहीं हो पा रहा हाईलाइट, आपको ध्यान रखना है, बुक में कर लेना है। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो अब इसमें से हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 परखनली और हमारे पास कौन सा पेपर है, लाल पेपर है, लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है ना। तो हमको ये पता करना है कि क्या ये वाला जो लिटमस पेपर है उन 3 परखनलियों में कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारीय है। तो देखो, जब भी हम लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो अम्ल में कोई रंग चेंज नहीं होने वाला है। क्षारक में डालेंगे तो लाल पेपर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और पानी में डालेंगे तो भी उसके रंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, यहाँ पर ये बात ये सिखाने को बोल रही है आपसे। आप ये देखो, लाल लिटमस पेपर से आप क्या नहीं पता कर सकते, अगर दोनों रंग एक जैसे हैं, अम्ल और पानी के, जैसे HCl लिया वो भी पानी की तरह दिख रहा है और एक परख ने पानी लिया वो तो पानी है ना। लेकिन यदि हम लाल लिटमस पेपर अम्ल में डालेंगे तो भी रंग चेंज नहीं होगा और पानी में डालेंगे तो भी रंग चेंज नहीं होने वाला है। तो केवल एक पेपर की वजह मदद से हम उदासीन और अम्ल को नहीं पहचान सकते हैं। तीनों चीजों को एट ए टाइम नहीं पहचान सकते हैं। हम कोई भी एक चीज पहचान सकते हैं, 2 चीज पहचान सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो 2 परखनली होती है, एक में अम्ल होता है एक में क्षार होता, तो हम बता देते हैं किस में अम्ल किस में क्षार है। अगर हम लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालते तो कोई रंग चेंज नहीं होता, नीले में डालते तो चेंज हो जाता। हम बता देते कि भैया जिसमें चेंज हुआ है वो क्षारक है, जिसमें नहीं हुआ है उसको अब देखना, यहाँ पर जिन बच्चों ने उस प्रैक्टिकल को अच्छे से देखा है जिसमें स्ट्रिप चेंज हो रही है, नीला लिटमस पेपर लाल हो रहा है या लाल नीला हो रहा है और किससे क्या हो रहा है, तो उन लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा प्रैक्टिकल, उबासी से देखा है, नींद आके देखा है, तो यहाँ पर बात समझ में नहीं आ रही होगी। उनको एक और मौका मिलेगा जब क्लास में प्रैक्टिकली करवाऊंगा मैं चीज, जब लिटमस पेपर आपको सामने आप लाल नीले होते हुए देख रहे होगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये थी लिटमस पेपर की बात, सूचक की बात, कि हम पदार्थों को कैसे पहचान सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। यहाँ पर आपके कुछ केमिकल के नाम लिखे हुए हैं और उनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना, जिसमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने मैंने अभी हाईलाइट करे आपके सामने ये तो मान के चलो कि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इससे अरे रे, इसको ऊपर वाली लाइन हाईलाइट नहीं हो पा रही मुझसे, लेकिन इसको भी याद रखेंगे आप। तो कौन कौन से अम्ल हो गए, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं HNO3, ये भी एक प्रकार का अम्ल होता है HNO3, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसका यूज करेंगे हम चौथे चैप्टर में, आएगा ये फिर से, है ना। तो एसिटिक अम्ल होता है, ये सिरका में होता है,
जो चाउमीन बनती है वो सिरका डालते हैं ना, सिरके में ये वाला अम्ल होता है कौन सा, एसिटिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है वो क्षारक है, NaOH, बहुत बहुत बार आएगा NaOH, इनको भूलना नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसके बारे में आप जानते हो ऑलरेडी, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा चूना है ये, बुझा हुआ चूना है कि बिन बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसका फॉर्मूला होता है KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, है ना। तो एक बात मुझे बताओ, यदि आपसे मैं बोलूं, यदि मुझसे आपसे किसी एक बच्चे से पूछूं मैं, यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैं पूछूं कि कौन कौन से तत्व विद्यमान है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, तो कोई मुझे बता पाएगा HCl में कौन कौन से तत्व हैं? HCl में कौन कौन से तत्व हैं? अगर आप तत्व नहीं पहचान पा रहे हो ना अभी यौगिकों में, तो बेटा कुछ गड़बड़ है मामला, आप साइंस में मेहनत नहीं कर रहे हो। यहाँ पर देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो तत्वों की पहचानने को बोलूं यदि कोई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक तत्व है और क्लोरीन एक तत्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सल्फ्यूरिक अम्ल में बात करें तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। नाइट्रिक अम्ल में बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये सभी तत्व हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इन तत्वों को पहचानना सीख लो, जितनी जल्दी पहचानने लगोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन केमिकल का आपको डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हो, आप एसिडिक अम्ल खा रहे हो, आपको पता नहीं है ना। आप जो है वो कहीं ना कहीं हद तक जो है वो HCl से भी लेना देना करते हो, जब तक इनके बारे में पढ़ोगे नहीं तो किसी को बता भी नहीं पाओगे, आपको मालूम भी नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद एक गंधी सूचक के बारे में आता है ऑब्जेक्टिव, ये आपको पता भी रहना चाहिए कि गंधी सूचक कौन कौन से हैं। तो वेनिला एसेंस भी गंधी सूचक है, प्याज भी एक गंधी सूचक है, और लौंग का तेल भी गंधी सूचक के अंतर्गत ही आता है। तो उसको आपको याद रखना है ना। और ये किसको दिखाते हैं नॉर्मली, ज्यादातर जो है वो क्षारक को दिखा रहे होते हैं। जब भी हम प्याज से प्याज के रस से सने हुए कपड़े को यदि हम क्षारक में डालेंगे तो उसकी गंध गायब हो जाएगी, अम्ल में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। सेम केस विद लौंग का तेल, इनके साथ भी वही होने वाला है। क्षारक में डालेंगे तो रंग चेंज होगा, गंध चेंज होगी, बाकी उसकी गंध चेंज नहीं होगी एसिड में डालेंगे तो, है ना। इसको आपको परफॉर्म करके दिखाना है, देखेंगे अपन, बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, चाहे अम्ल हो या क्षारक हो, धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हुआ है उन्होंने, एक परख नली ली हुई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये परख नली आपको दिखाई दे रही है, ये इन्होंने परख नली ली हुई है। इसमें जो है जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए, यहाँ पर क्या डाल दिए, जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए। और क्या डाल दिया, इसमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, अम्लों का राजा भी बोला जाता है इसको। H2SO4 डाल दिया, और यहाँ पर जिंक डाला हुआ है, तो जिंक की धातु का जो है उसको Z बोलेंगे, तो Z और H2SO4, तो रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले जिंक लिखेंगे, धातु लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4, जिंक की क्रिया हमने किससे करवाई, H2SO4 से करवाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, है ना। जिंक क्या है, सॉलिड है, H2SO4 क्या है, एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन है ना, क्योंकि प्योर फॉर्म नहीं हो सकता H2SO4 का, लिक्विड नहीं लिख सकते हम इसको, एक्वस फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि पानी मिला ही रहेगा थोड़ी बहुत मात्रा में उसमें। ये एक्वस फॉर्म में, जिंक जो है वो सॉलिड है, इसको ऐसे लिखेंगे, बगल में लिखना चाहिए था, मैंने ऊपर लिख दिया है, आप समझदार हो इतने। तो जब हम क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर जो है वो रिएक्शन होगी और एक कुछ बुलबुले बनेंगे। हमने ऊपर से क्या करा है, इसको कॉर्क से बंद कर दिया। कॉर्क क्या होती है, रबर की एक ढक्कन जैसा होता है जिसको परख नली में बंद कर देते हैं, और उस कॉर्क में क्या होता है, छेद होता है, उसमें क्या करा है इन्होंने, ये एक कोनी, एक दो तरह से मुड़ी हुई एक नली लगा दी, है ना। तो क्या होगा, जो भी गैस बनेगी अंदर, जो भी अंदर गैस बनेगी यहाँ पर, किसके अंदर, परख नली के अंदर, जो भी गैस बनेगी वो गैस उड़कर जाएगी और किस नली से होते हुए कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। इस नली को इन्होंने काय में डाल दिया हुआ है, एक टब लिया हुआ है, एक छोटा सा बीकर जैसा लिया हुआ है, उसमें क्या कर दिया, साबुन का विलयन डाल दिया। साबुन का विलयन कौन सा, जिससे हम बबल बनाते हैं ना, वो आपने बबल उड़ाए होंगे, साबुन का विलयन डाल दिया। शैम्पू का विलयन भी डाल सकते हैं। तो अगर शैम्पू के विलयन में अगर आप फूकोगे नली लगा के तो बुलबुले बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। लेकिन हम यहाँ फूक नहीं रहे, फूकने का काम कौन कर रहा है, यहाँ से जो गैस निकली हुई है वो गैस यहाँ से आएगी और इस साबुन के पानी में जाएगी तो क्या बनाएगी, बबल बनाएगी।
और इन बबल को यदि हम मोमबत्ती की सहायता से फोड़ते हैं तो हमें फट फट की आवाज भी आएगी, जिस प्रैक्टिकल को हम करके देखेंगे। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हमने जिंक की क्रिया, यहाँ हमने जिंक की क्रिया, जिंक बोले तो Zn, और जिंक किस पोजीशन पे, सॉलिड पोजीशन पे, तो Zn सॉलिड है प्लस H2SO4 एक्वस फॉर्म में है क्योंकि जली विलयन होता है, हम प्योर H2SO4 यूज कर ही नहीं सकते हैं। H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल है, आप हिंदी में नाम लिख सकते हो नीचे, चेंजेस टू का साइन लगाएंगे। ये जिंक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा और ZnSO4 बनाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ आखिरी में लिख लो हाइड्रोजन गैस H2, ये गैस होगी तो इसको जी के फॉर्म में लिख सकते हो आप, जी लिखोगे। और यहाँ पर क्या बनेगा, H2 निकल गई ना, मतलब ये वाला पोर्शन निकल गया हुआ है, बचा क्या है, Zn बचा और SO4 बचा हुआ है। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पर जो है वो भैया आपने ये एक्वस फॉर्म में, पहली बात तो AQ फॉर्म में है ना, अब ये मत बोलना कि यहाँ पर जो है वो S क्यों नहीं लिखा आपने, S और AQ कहाँ गए, ये जो है वो उसकी कंडीशन है ना, मतलब उसकी अवस्था है, इसको नहीं लेते हैं बैलेंसिंग में। अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो ये एक्वस फॉर्म मत लिखो, बिल्कुल एक्वस फॉर्म और सॉलिड फॉर्म मत लिखो, जिंक प्लस H2SO4 लिखो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो मत लिखो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड एक्वस फॉर्म मत लिखो। जिंक और H2SO4 की हम अगर क्रिया करेंगे तो बनेगा ZnSO4, ZnSO4। जिंक ने क्या करा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, ZnSO4 प्लस बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ, जिंक क्या थी, जिंक जो थी एक धातु थी, जिंक क्या थी, धातु थी, है ना, जिंक क्या है, धातु। और H2SO4 क्या है, H2SO4 जो है वो है अम्ल, मतलब अगर हम धातु की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो क्या, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। और ये केवल जिंक के साथ नहीं होगा, हर एक धातु के साथ होगा, लगभग सभी धातुएं जो हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। फिर इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, ये बेसिकली लवण होता है ना, नॉर्मली ये लवण होता है, इसको हम लवण लिख भी सकते हैं। यही इक्वेशन जो है नीचे आपको दी होगी, यहाँ देखो, यही चीज आपको यहाँ पर हिंदी में लिख दी हुई है। अम्ल एवं धातु, अम्ल एवं धातु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक के बाद, आपको एक फोटो दिखाई थी ना मैंने यहाँ पर, ये वाली फोटो जो दिखाई थी आपको, यहाँ पर एक जो आपको ये मिलेगा, ये जो पॉइंट लिखे हुए अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, तो ये पहला पॉइंट अभी आपने देखा हुआ है, अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। तो हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा जनरलाइज फॉर्म में, हर एक उसके लिए आपको जनरलाइज फॉर्म में कुछ ऐसी रिएक्शन मिलेगी, ऐसी अम्ल एवं धातु क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। आपको इसी पे फोकस करना है, इसके माध्यम से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो, रिएक्शन लिख सकते हो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, अम्ल और धातु आपस में क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो पहला आपने ये देखा, अभी क्या देखा आपने, अम्ल और धातु के बारे में देखा, क्या क्षारक भी ऐसे ही करते हैं, तो क्षारक के केस में देख लेते हैं। क्षारक के बारे में नीचे दिखा हुआ है, जिंक की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, अब NaOH से करवा रहे हैं, जिंक की क्रिया आप किससे करवा रहे हैं, NaOH से करवा रहे हैं। तो NaOH भी देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, Na2ZnO2 दे रहा है, सोडियम जिंकेट जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस दिख रही है। मतलब क्या, क्षारक भी क्या करते हैं, जब भी क्षारक भी धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हम लिखेंगे धातु प्लस क्षारक, धातु प्लस क्षारक चेंजेस टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मतलब कोई भी क्षारक हो, अभी आपने कौन सा क्षारक लिया हुआ है, NaOH केमिकल का नाम है, बहुत सारे क्षारक हो सकते हैं ना। सबसे पहले तो यही बात याद रखो, आज की क्लास की आपकी यही बात इंपॉर्टेंट है कि आपको अम्ल और क्षारक के उदाहरण पता होना चाहिए, है ना। और वो कहाँ से पता चलेंगे, यही है आपके यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दी हुई है, ये वाली जो पहला क्रियाकलाप दिया हुआ है ना, इसमें ये क्षारक और अम्ल ही दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये अम्ल और क्षारक ही दिए हुए हैं। इसको ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल नाम ही लिखा हुआ है, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, यहाँ तक सारे अम्ल हैं। और इसके बाद जो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना। ये सारे क्या हैं, ये सभी क्षारक हैं। यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ध्यान रखें। HCl के बाद यहाँ HCl खत्म हो गया, फिर H2SO4 यहाँ खत्म हो गया। कॉमा को भी थोड़ा सा पढ़ना सीख जाएं, है ना। यहाँ पर कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा के बाद जो है वो नया केमिकल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ तक कॉमा लिखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा NaOH, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये लिखा हुआ है NH4। तो आज आपको जो है वो सबसे पहला काम तो यही है, आपका आज का होमवर्क है। आपको एक कॉपी में तालिका बनानी है, एक साइड लिखना है अम्ल, टेबल बनानी है, एक साइड लिखना है अम्ल और दूसरी साइड लिखना है क्षारक। आज का होमवर्क बेटा सबको करना है, अम्ल और क्षारक। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके उदाहरण लिखना है। सबसे पहले लिखना है अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस टेबल का यूज कर सकते हो आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसका फॉर्मूला लिखना है नीचे HCl। फिर क्षारक लिखना है, क्षारक का फॉर्मूला लिखना है। पहला क्षारक लिखना है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऐसे कम से कम आपको जो है वो 5-5 अम्ल और 5-5 क्षारक लिखना है। यहाँ पर अम्ल कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 दिए हुए हैं, एक आप अपने मन से लिखिएगा, और 5 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है इतना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला लिखूंगा नीचे NaOH। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, 5 अम्ल और 5 क्षारकों की ऐसी टेबल बनाना है बाकायदा, उसके उदाहरण 5-5 लिखना है, और उनके नाम के साथ साथ उनके फॉर्मूले भी लिखना है। इस टेबल को कंप्लीट करके आज ही जो है वो आज को आपको सबमिट करना है, आज या कल क्लास के पहले। एक दूसरे से कॉपी नहीं करेंगे कोई भी, जो है आपको उस पर डालना है, ग्रुप पर डालना है आपको। आज का होमवर्क है आज का, है ना, क्या अम्ल और क्षारक के उदाहरण लिखना है उनके फॉर्मूले सहित। तो इसके कारण से क्या होगा, आपको जो है वो अम्ल और क्षारक सबसे पहले तो पता चल जाएंगे, उसके बाद हम जो है वो इसकी रिएक्शन को एक बार फिर से एनालाइज करेंगे। जिंक और H2SO4 बना के क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसी NaOH जो है वो जिंक के साथ क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है ना। तो आज हमने जो है वो आज एक टॉपिक खत्म करा है सूचक वाला, और एक सब टॉपिक की जो है वो रिएक्शन दी है, और होमवर्क भी आपको मिल गया है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है इतना। अ, और पढ़ना चाहते हो क्या? तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है।